अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम पॉलीमर केमिस्ट्री का टॉपिक डीमिनरलाइजेशन पढ़ने के लिए जा रहे हैं। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए इसलिए जो है पहले जो भी इसका जो मटेरियल है वो मैंने पहले लिख दिया है ताकि आपको समझाने में जो है वो आसानी रहे और इसके साथ साथ वीडियो की जो लेंथ है वो ज़्यादा लंबी ना हो सके। आपको थोड़े टाइम के अंदर, थोड़े से वक्त के अंदर आपको पूरे का पूरा टॉपिक जो है वो समझ आ जाए। तो बढ़ते हैं जी टॉपिक जाने। तो आज जो हम पढ़ रहे हैं वो डीमिनरलाइजेशन है, यानी कि एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, पानी के अंदर पाए जाने वाले वो वाले आयंस जो क्या करते हैं, वाटर हार्डनेस की वजह बनते हैं। किसकी वजह बनते हैं? वाटर हार्डनेस की वजह बनते हैं। उनको रिमूव करना हमारे पास क्या कहलाता है? डीमिनरलाइजेशन। इसी मेथड को हम कहते हैं आयन एक्सचेंज मेथड। आयन एक्सचेंज मेथड। आयन एक्सचेंज मेथड हो या डीमिनरलाइजेशन मेथड हो, दोनों का एक ही जो है वो बेसिक प्रिंसिपल है और एक ही चीज है दोनों। एक्चुअली होता क्या है, जो डीमिनरलाइजेशन है इसमें आयन रिमूव करने के लिए हम दो चीजों का इस्तेमाल करते हैं। उनमें से जो पहली चीज है उसे हम कहते हैं कैटायनिक रेजन और दूसरी जो है वो एनायनिक रेजन कहलाती है। कैटायनिक रेजन एक्चुअली क्या होती है, इसको हम जनरली तौर पर रिप्रेजेंट करते हैं RH से, और ये जो होती है एक्चुअली ये एसिडिक रेजन होती है। ये कौन सी रेजन होती है? एसिडिक रेजन होती है। और जबकि एनायनिक रेजन होती है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ROH से, और इस रेजन को आप क्या बोलते हैं? बेसिक रेजन बोलते हैं। यहां तक बात समझ आ गई है। होता क्या है, ये जो अपरेटस होता है ये दो टैंक के ऊपर मुश्तमिल होता है। जैसे कि आपको ये फिग में मैंने आपको रिप्रेजेंट किए मैं दो टैंक, एक टैंक ये है जबकि दूसरा टैंक ये वाला है। ये दो टैंक के ऊपर मुश्तमिल होता है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, इनको आयंस को रिमूव करते हैं। कैटायनिक और एनायन को हम क्या करते हैं? रिमूव करते हैं। जैसा कि हमें पता है जो हार्डनेस है वो किस वजह से होती है, आपके पास CaCl2 है, ये वाटर हार्डनेस का काज करता है परमानेंट। जैसे कि आपके पास आप कह लें जी MgSO4 है, मैग्नीशियम सल्फेट है। इसके अंदर ये जो Cl है ये क्या है, आपके पास कैटायन है, जबकि ये क्या है? एनायन है। इसी तरह मैग्नीशियम जो है ये Mg2 पॉजिटिव या 2 नेगेटिव जो है, ये वाला जो पोर्शन है ये क्या है? कैटायन का, जबकि ये वाला पोर्शन है वो किस चीज का है? एनायन का। तो इधर वाले को आप क्या बोलते हैं? कैटायन, इधर वाले को एनायन बोलते हैं। अब जो रेजन आपका ये वाली चीज यानी कि कैल्शियम या कैटायन को क्या करेगा? रिमूव कर देगा, उसे आप कैटायनिक रेजन, और जो एनायन को रिमूव करेगा उसे आप बोलेंगे एनायनिक रेजन बोलेंगे। और जो रेजन होता है आपके पास उसके दरमियान जो उसके पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होने चाहिए? वाइडली स्पेस होने चाहिए या परफोरेटेड होने चाहिए। ऐसा नहीं हो कि वो जो पार्टिकल्स हैं वो इतने ज्यादा कंजस्टेड हो जाएं कि उसमें से पानी फ्लो ना कर सके, यानी कि उसके दरमियान परफोरेशन होनी चाहिए ताकि उससे लिक्विड जो है वो बाआसानी गुजर सके। यहाँ तक बात समझ आ गई है। और रेजन हम वही यूज करते हैं जो हमें जियोलाइट वाले हैं, वो वाले ही रेजन यूज करते हैं। जो सिलिकेट हमने पढ़ रखे हैं, मैग्नीशियम का, सोडियम का पढ़ा है, मैग्नीशियम का, सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट वगैरह वगैरह। अब क्या होता है, आपने जब ये वाला वाटर जो आपने सॉफ्ट करना है, आप वो यहां से क्या करते हैं? इसमें इंसर्ट कर देते हैं। जो आपका कौन सा वाटर होता है? हार्ड वाटर होता है। हार्ड वाटर जो होता है वो जब आप यहां से इसमें एंटर करते हैं, इंसर्ट करते हैं, तो आगे इस तरह की एक ट्यूब होती है जो क्या करती है, इसको जैसे स्प्रे करती है, उसके ऊपर स्प्रिंकलिंग करवाती है, उसको उसके ऊपर स्प्रे करवाती है। अब नीचे क्या लगा हुआ है? ये आपके पास कैटायनिक रेजन लगा हुआ है। ये क्या लगा हुआ है आपके पास? कैटायनिक रेजन है। कैटायनिक रेजन से ये क्या करता है? पानी गुजरता है। मैग्नीशियम या कैल्शियम के अंदर से क्या होता है? मैग्नीशियम रिमूव हो जाएगा, कैल्शियम रिमूव हो जाएगा। अगर कैल्शियम क्लोराइड हुआ तो उससे कैल्शियम रिमूव हो गए, सिर्फ क्लोराइड बच जाएगा। अगर मैग्नीशियम सल्फेट हुआ तो उससे मैग्नीशियम रिमूव होकर क्या रह जाएगा? सल्फेट रह जाएगा। और ये यहाँ पर H पॉजिटिव यानी कि प्रोटॉन पानी के अंदर ही रहेगा। वो कैसे रहेगा? इन इक्वेशन से आगे आपको समझाता हूं।
अब यहाँ से क्या हुआ है, ये कैटाइनिक रेजन है, इसमें से कैल्शियम क्लोराइड है उसमें से रिमूव हो जाएगा, कैल्शियम पीछे क्लोराइड रह जाएगा। वो पानी क्या हुआ, यहाँ से गुजरते हुए अगले टैंक के अंदर जाएगा, जो कि आपके पास कौन सा टैंक होगा, एनायनिक एक्सचेंज रेजन होगा वहां पर। अब वो सेम उसी तरह यहाँ पर भी आके इसके ऊपर स्प्रे करेगा। वो जो पानी है वो इन सुराखों से परफोरेशन से गुजर कर इस रेजन के ऊपर पहुंचेगा। जब वो इस रेजन से अंदर पहुंचेगा, अब उसमें क्या मौजूद है, उसमें कैटाइन मौजूद नहीं है, जबकि उसमें सिर्फ और सिर्फ क्या मौजूद है, एनाइन मौजूद है। जैसे कि सल्फेट मौजूद है, क्लोराइड मौजूद है, और सिर्फ वो वाला कैटाइन मौजूद है जो कि रेजन से आया था। अब क्या होगा, चूंकि ये एनाइनिक रेजन है और ये परफोरेटेड है, ये क्या करेगा, इसके अंदर से जब पानी गुजरेगा तो वो यहाँ से जो क्लोराइड है या सल्फेट है या जो एनाइनिक रेजन है उसको क्या करेगा, अपनी सरफेस के ऊपर एब्जॉर्ब कर लेगा। इसी तरह कैटाइनिक जो होगा वो भी मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करके इसका क्या बनाएगा, कोई ना कोई साल्ट या प्रेसिपिटेट बना देगा। वो जो प्रेसिपिटेट हैं वो इसके ऊपर क्या हो जाएंगे, एब्जॉर्ब हो जाएंगे। और ये ऐसा उस वक्त तक होता रहेगा जब तक हर चीज की कैपेसिटी हो जाती है ना, जब तक ये एग्जॉस्ट नहीं होता। कैटाइनिक रेजन जब तक या एनाइनिक रेजन जब तक एग्जॉस्ट नहीं होते, उस वक्त तक वो वहां पर मौजूद कैटाइन या एनाइन को क्या करते रहते हैं, प्रेसिपिटेट करवाते रहते हैं। अब देखें, जब यहाँ पर ये जो आपके पास पानी आ रहा है इसके अंदर एनाइन मौजूद है, क्लोराइड है, सल्फेट है, वो जब यहाँ से गुजरता है तो एनाइनिक जो रेजन है वो क्या करता है कि यहाँ से क्लोराइड और सल्फेट को क्या करता है, अपने ऊपर प्रेसिपिटेट करवा लेता है। जब वो अपने ऊपर प्रेसिपिटेट करवाता है तो यहाँ से पानी रिमूव हो जाता है। अब यहाँ पर सिर्फ प्रोटॉन बच गया और यहाँ पर OH आ गया। अब OH कहाँ से आता है वो भी यहाँ पर आपको इक्वेशन से समझ आ जाएगी कि OH कहाँ से आता है। अब ये दोनों आपस में जो है वो रिएक्ट करेंगे और इस अब जो पानी है उसके अंदर क्लोराइड और जो भी चीज़ें हैं वो यहाँ पर प्रेसिपिटेट हो गई हैं और सिर्फ जो सिंपल वाटर है वो कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ नीचे पर आ जाएगा। इसी वाटर को आप डी आयोनाइज वाटर भी कहते हैं, इसी को आप क्या कहते हैं, डी मिनरलाइज वाटर भी कहते हैं, इसी को आप मेथड पूरे को आप क्या कहते हैं, आयन एक्सचेंज मेथड कहते हैं। अब होता क्या है, एक्चुअली फिनोमिना क्या होता है, जब ये वाला मैग्नीशियम क्लोराइड या कैल्शियम क्लोराइड जो होता है जब वो यहाँ से कैटाइन एक्सचेंज से गुजरने लगता है तो गुजरते गुजरते कैटाइन एक्सचेंज का मैंने अभी आपको फार्मूला बताया है कि ये एसिडिक रेजन्स हैं, यहाँ पे एसिडिक रेजन भी कहते हैं, वो क्या होता है, RH पॉजिटिव होता है। अब क्या करते हैं कि आप ये जो मैग्नीशियम है वो क्या करता है, आपके पास ये जो R है इसका जो क्लोराइड है इसके साथ क्या कर देता है, रिएक्ट करता है। इसके साथ रिएक्ट करने के बाद R2Mg, ये R कुछ भी हो सकती है, कोई भी चेन हो सकती है, वो बना देता है। जबकि इसी तरह क्लोराइड के आयन को यहाँ से ये क्या करता है, रिलीज कर देता है और प्रोटॉन को ऐसे ही छोड़ देता है, क्योंकि प्रोटॉन जो होता है वो पीछे से आ रहा है, कहाँ से, कैटाइन एक्सचेंज चैम्बर से आ रहा है। और ये जो रेजन है ये एनाइन एक्सचेंज चैम्बर है, एनाइन एक्सचेंज रेजन है, उसने क्या करना है, प्रोटॉन को यहाँ से उसका साल्ट नहीं बनाना, ये वही जो है प्रोटॉन है जो पहले से आ रहा है। अब क्या होता है, जब ये वाला पानी जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या मौजूद है, इस वक्त क्लोराइड और सल्फेट यानी कि एनाइन एक्सचेंज जो है वो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मौजूद हैं। जब ये वाला पानी जो इसके साथ सैचुरेटेड है, एनाइन के साथ सैचुरेटेड है, जब वो क्या करता है, इन रेजन से पास करने लगता है, इन रेजन से गुजरता है, तो क्या होता है कि जब यहाँ से गुजर रहा है तो ये वाले जो एनाइन है वो क्या करते हैं, जो रेजन है, एनाइन एक्सचेंज रेजन है, उसके साथ रिएक्ट करते हैं। कैसे रिएक्ट करते हैं, आप देखें कि ये क्लोराइड है, ठीक है, पीछे से क्लोराइड आ रहे हैं, फिर प्रोटॉन आ रहा है, इसी तरह जो है आपके पास गुजर रहा है, किससे, एनाइन एक्सचेंज रेजन से गुजर रहा है। ये जो क्लोराइड होता है वो यहाँ से क्या करता है, R के साथ रिएक्ट कर रहा है और यहाँ पर साल्ट बना रहा है, जो कि साल्ट किधर बन जाएगा, इसी के ऊपर प्रेसिपिटेट हो जाएगा, इसके रसूब इसके ऊपर बन जाएंगे। अब वो जो रसूब कब तक बनेंगे, प्रेसिपिटेट कब तक होता रहेगा, जब तक इसके हर मॉलिक्यूल जो है एनाइन एक्सचेंज का हर मॉलिक्यूल किसके साथ, एनाइन के साथ रिएक्ट करके उसे न्यूट्रल नहीं कर देता। फिर क्या होता है कि ये जो प्रोटॉन है, चूंकि ये एनाइन एक्सचेंज है, इसने सिर्फ और सिर्फ एनाइन को क्या करना है, एक्सेप्ट करना है, जबकि प्रोटॉन को इसने एक्सेप्ट नहीं करना। तो जितने भी इस पानी के अंदर प्रोटॉन होंगे, कैटाइंस होंगे, उनको ये क्या करेगा, ऐसे ही गुजरने देगा। और वो स्पेशली H+ होता है, जो कि यहाँ से कैटाइन एक्सचेंज से गुजरने के बाद पैदा हुआ था, ये जो यहाँ पर प्रोड्यूस हुआ था।
इसी तरह जब वो यहाँ से क्लोराइड यहाँ से R को निकाल लेगा तो पीछे क्या बच जाएगा OH, चूंकि ये 2 OH हैं तो यहाँ पर कितने प्रोड्यूस हो जाएंगे, हाइड्रोक्सिल ग्रुप, 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रोड्यूस हो जाएंगे। तो यहाँ तक बात समझ आ गई है जी। तो बच्चों अगला जो स्टेप होता है उसे हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि ये वाले जो हैं आपस में एक दूसरे के साथ रिएक्ट करेंगे। जो प्रोटॉन, ये वाला जो प्रोटॉन था जो कोई कैटायन एक्सचेंज चैम्बर से आया था एनायन एक्सचेंज चैम्बर में, एनायन एक्सचेंज चैम्बर में हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रोड्यूस हुआ था, तो दोनों एक दूसरे के साथ रिएक्ट करके वाटर बना देते हैं। तो हमें पता है कि वाटर जो है वो एक न्यूट्रल कंपाउंड है, न्यूट्रल स्पीशी है। तो इस वजह से हम क्या कहते हैं कि ये एक न्यूट्रलाइजेशन स्टेप होता है। तो यहाँ तक बात समझ आ गई है। मैं थोड़ा सा फोकस कर देता हूँ जो मैंने नीचे एक स्टेप रहता है उसकी तरफ जी। तो बच्चों अब क्या हुआ है कि जितने भी वहां से रेजन गुजरते हैं वो सारे प्रेसिपिटेट उसके ऊपर बन गए हैं, और प्रेसिपिटेट बनने की वजह से अब उन रेजन के अंदर बिल्कुल भी ताकत नहीं है कि वो दोबारा क्या कर सकते हैं, आने वाले कैटायन और एनायन के साथ क्या कर सकते हैं, रिएक्ट कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं कि वो जो आपके पास रेजन्स लगे हुए हैं उन रेजन में से 2 रेजन है, एक कैटायनिक रेजन है और एक एनायनिक रेजन है। अब हमने क्या करना है, इन्हें दोबारा हम नया तो नहीं बना सकते, क्योंकि नया अगर हम बनाने को तो बना लें, लेकिन अगर बनाते हम इसलिए नहीं है क्योंकि अगर हम नया रेजन बनाएंगे, कैटायनिक या एनायनिक अगर हम रेजन बनाते हैं तो हमें सारा काम दोबारा से करना पड़ेगा। हम क्या करते हैं, हमने एक मेथड अडॉप्ट किया है कि जिसके जरिए हम क्या करते हैं, इन्हें वॉश करते हैं। वॉश करने से दोबारा ये जो हैं वो फिर प्रोड्यूस हो जाते हैं एज इट इज, जैसे वो पहले थे। तो कैसे वॉश करते हैं, कैटायनिक को हम अलग तरीके से वॉश करते हैं जबकि एनायनिक को हम अलग तरीके से वॉश करते हैं। कैटायनिक के अंदर जो साल्ट बना था वो हमारे पास प्रेसिपिटेट जो बने थे वो R2Mg के ही बने थे, ऐसा ही है। हम क्या करते हैं कि डाइल्यूट HCl लेते हैं और डाइल्यूट HCl को कैटायन एक्सचेंज जो आपके पास रेजन था उसके ऊपर फेंकते हैं, उसके ऊपर हम फेंकते हैं। जब हम उसके ऊपर फेंकते हैं तो क्या होता है कि HCl जब हम फेंकेंगे R2Mg के साथ HCl रिएक्ट करने के बाद MgCl2 बना देता है और साथ RH प्लस बना देता है। अब याद करें जरा, RH प्लस क्या था आपके पास, कैटायनिक रेजन ही था। इस तरह से ये दोबारा से वॉश होने के बाद दोबारा उसी एबिलिटीज के अंदर आ जाता है, दोबारा इसकी रिएक्टिविटी भी वैसी हो जाती है जैसी पहले थी। दूसरी तरफ जबकि एनायन एक्सचेंज रेजन की बात करता हूं तो इसके अंदर हमारे पास जो प्रेसिपिटेट बना था वो क्या बना था, RCl ही बना था। हम क्या करते हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम डाइल्यूट कर लेते हैं। डाइल्यूट करने के बाद जब हम यहाँ से इसके ऊपर गिराते हैं, इसके ऊपर जब हम उसे क्या करते हैं कि छिड़काव करते हैं, उसके ऊपर स्प्रे करते हैं, स्प्रे करने से हमारे पास क्या बन जाता है, NaCl बन जाता है जो कि साल्ट है। और साल्ट जो है जब पानी गुजरेगा तो साल्ट एज इट इज वापस आ जाएगा। और ये वाला जो है आपके पास ROH बना है, ROH अब याद करें क्या था, एनायन रेजन था, एनायनिक रेजन था। और जो एनायनिक रेजन है अब दोबारा इसकी एक्टिविटी क्या हो जाएगी, वैसी ही रिएक्टिविटी होगी जैसी पहले थी। तो हमने क्या किया कि रीजनरेशन ऑफ आयन में हमने क्या करते हैं कि उनको वॉश करते हैं, कैटायनिक को HCl से, जबकि एनायनिक को किससे वॉश करते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड से। तो इस तरह से वो जो उसके ऊपर प्रेसिपिटेट बने थे वो प्रेसिपिटेट दोबारा जो है वो वहां से डिस्चार्ज हो जाते हैं और जो रेजन वाली पोर्शन है वो दोबारा हमारा क्या हो जाता है, एक्टिव हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ आयन एक्सचेंज जो मेथड है ये आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और जैसे मैं आगे कहता हूं कि अपने उन फ्रेंड के साथ जो कोचिंग क्लासेस को अफोर्ड नहीं कर सकते उनके साथ जो है इसको लाजमी शेयर करिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, इस उम्मीद के साथ कि अगली वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह निगहबान।